दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें आज मुझे एक पत्रकार वार्ता दिखाई दी और वो पत्रकार वार्ता कर रहे थे कि पानीपत के पुलिस के अंदर एक आशीष नाम का लड़का है, हेड कांस्टेबल है, उसको सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सिंघम के नाम से इसलिए जाना जाता है कि वो पुलिस में रहते हुए ही पुलिस के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ता रहता है। और उसी लड़ाई का वो था, रिजल्ट था कि उसको सस्पेंड भी कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। वो हाई कोर्ट में जाकर ना बहाल हुआ है और डीजीपी शत्रु कपूर जी थे, उन्होंने अभी जाते जाते उनकी बहाली के आदेश दिए और वो ज्वाइन करने से पहले पत्रकार वार्ता उन्होंने की थी। तो ये जो सिंघम है, इन्होंने इस पत्रकार वार्ता में जो खुलासे किए, अब खुलासे तो नहीं, ये तो उन्होंने शैली बताई है कि पुलिस की शैली क्या है। तो उसमें उन्होंने बताया कि पुलिस के अंदर दो तरह का भ्रष्टाचार है। एक तो है डायरेक्ट पैसों का, और वो पैसों का इसलिए है कि जो बड़ी बड़ी मलाईदार पोस्ट होती है ना, उनकी बोली लगती है और वो बोली लगती है करोड़ों में। और जो एक एक एसएचओ है, वो एसएचओ सवेरे से शाम तक कम से कम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये ऊपर की कमाई करके लेके जाता है। और उसमें जो खासकर जो चलान का पैसा होता है, एक तो ओवर स्पीड गाड़ी होती है या जो पशुओं की गाड़ी होती है, इसमें उनकी अच्छी इनकम हो जाती है और चलान न काट के वो अपनी जेब में डाल लेते हैं और सवेरे शाम तक 8-10 हज़ार रुपये आराम से कर लेते हैं। ये उसका आशीष यानी सिंघम का कहना था। अच्छा, दूसरी बात उसने ये कही कि ये जो आईपीएस लोग जितने भी हैं, इन्होंने एक लॉबी बना रखी है और उस लॉबी में वो सिर्फ उनके ही फेवर के लोग होते हैं। अब लॉबी शब्द है, उसको अंग्रेजी में तो लॉबी कह सकते हैं, हिंदी में जो इसका नाम, इसको समूह कह दें या ग्रुप कह दें, और दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको गैंग भी बोलते हैं। खैर चलिए, गैंग शब्द का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लॉबी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो वो लॉबी ऐसी बना रखी है कि जो उनके फेवर के आदमी हैं वही उसके अंदर शामिल। और एक बार अगर किसी एक अधिकारी ने यानी आईपीएस ने जो भी फैसला कर दिया, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, वो हर अधिकारी, उसके ऊपर का भी जो अधिकारी है, वो उसको उसी टाइम अप्रूव और यस करता जाता है, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता। और वो जो लॉबी है वो ये इस तरह की जो पोस्टिंग है वो भी अपने ही आदमियों को देती है। उसमें भी कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा पैसे देता है इस तरह की चौकियों के ऊपर, इस तरह की पोस्टिंग पे। और अगर जो उनके ग्रुप के नहीं है या जो उनके विरोधी उसके हैं, तो उनको किसी भी तरह की पोस्टिंग नहीं दी जाती और उल्टो उनको प्रताड़ित किया जाता है बार बार किसी न किसी बात के ऊपर। और ये जो प्रताड़ना की बात है, ये इससे भी सिद्ध होती है। ये जो हमारे आईजी पूर्ण कुमार जी थे, उन्होंने भी अपने सुसाइड नोट में लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे बार बार प्रताड़ित किया गया है। क्यों? क्योंकि वो उस लॉबी के अंदर नहीं थे और उन्होंने नाम भी लिखा था, 15-16 आईएएस, आईपीएस और इन लोगों का नाम लिखा था। और ये भी कहा था कि कैसे जाति सूचक शब्दों से उनको प्रताड़ित किया जाता है और जो पोस्टिंग है उनको फील्ड की पोस्टिंग नहीं दी जाती और ऐसी पोस्टिंग दी जाती है जिसको प्रताड़ना की पोस्टिंग बोलते हैं। और अभी लास्ट में उनकी जो सुनारिया के अंदर आईजीपीटी की थी, वो उसको भी इसी तरह की पोस्टिंग माना जाता है। तो दोस्तों ये बात सिद्ध तो होती है। और अगर रही बात इस चीज़ की कि वो जो करोड़ों में बिकती है और जो मलाईदार पोस्ट होती है या चौकियाँ होती है, इस चीज़ का तो कई बार मैं खुद भी भुगत भोगी रह चुका हूँ। कई बार मैं इस तरह की उससे आया हूँ तो पुलिस वालों ने न सिर्फ रोका जब और पैसे की डिमांड की, जब पैसे उन्होंने ले लिए तो उसके बाद न उन्होंने चालान की पर्ची दी, न और कुछ, और चुपचाप मतलब भेज दिया। तो ये कई जगह अक्सर मैंने भी देखा है, तो ये होता रहता है। अब दोस्तों ये जो इस तरह का है, तो आखिर ये होता क्यों है और इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? तो इसको मेरे हिसाब से जो बढ़ावा दे रहा है, वो बढ़ावा दे रही है सरकार और सरकार के पक्ष के लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस में हो, प्रशासन में हो, या फिर चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। आजकल क्रिमिनल का भी इतना ज़्यादा हुआ है कि कम से कम 100 के आसपास ऐसे गैंग हैं हरियाणा के अंदर जो उगाही करने लग रहे हैं और व्यापारियों से उगाही कर रहे हैं, दूसरे उनसे अधिकारियों से या और पैसे वालों से वो कर रहे हैं, वो उगाही करने लग रहे हैं। और आजकल ये हालत हो रही है उस चीज़ की, तो कि एक पुलिस वाला जो एसएचओ वो ये अपने एरिया में कौन कौन मोटे आदमी, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन दे देता है और खुद ही उसके अंदर थाने में बैठ के ना उस चीज़ का समझौता भी करवाता है। और वो आपस में किस तरह का खेल चला हुआ है, जो कि हर कोई इस चीज़ को जानता है। तो फिर दोस्तों, अगर ये इतनी बड़ी बात है, इतना वो हर प्रदेश का इतना बुरा हाल हो चुका है, तो फिर ये है कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं, या फिर ये अधिकारियों की या गैंगस्टर की इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो रही है?
तो इसके लिए दोस्तों हिम्मत इसलिए हो रही है कि अब उन अधिकारियों को या गैंगस्टर को या उनको ये पता है कि आने वाले टाइम में सरकार है वो बीजेपी की ही आएगी, और बीजेपी को इसके लिए यानी हरियाणा वर्तमान सरकार है उसको जीतने का, इलेक्शन जीतने का फार्मूला हाथ लग चुका है। और वो फार्मूला है वो इतना सॉलिड है, इतना फुल प्रूफ है कि लगता नहीं कि आने वाले 20-30 साल तक वो फार्मूला फेल हो जाएगा। और वो फार्मूला है जाट वर्सेस नॉन जाट का। तो जाट वर्सेस नॉन जाट में ऐसा हरियाणा के अंदर वो कर दिया गया है कि इसमें जाट और नॉन जाट आपस में ऐसा उलझा दिया गया है इसको कि वो और कुछ सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं रखते, न जाट कैपेसिटी रखते न नॉन जाट, और उनको एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक कर दिया गया है, खासकर नॉन जाट को, कि उनका अगर कोई उनके अवंती का या उनके विनाश का या उनके पिछड़ेपन का कोई कारण है तो वो जाट हैं। और इसमें कुछ हद तक जो भी मामला होता है उसमें कुछ जो जाट लॉबी या जाट कम्युनिटी के लोग वो सरकार के साथ मिले हुए हैं, और सरकार उनको कुछ हड्डी भी डाल देती है, तो वो उस मामले को मान ले, चाहे कोई भी दूसरी तरह का भी कोई मामला हो तो उसको वो खुद जाट वर्सेस नॉन जाट का बना देते हैं। मैं आपको इसके कई उदाहरण भी बताता हूँ। जाट आंदोलन हुआ था दोस्तों 2016 में, तो वो जाट आरक्षण का मामला था, वो आरक्षण की डिमांड कर रहे थे। अब लेकिन आरक्षण की डिमांड वो खाली खत्म हो जाता, वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन उसको जाट वर्सेस नॉन जाट का बना दिया गया और राजकुमार सैनी को आगे कर दिया गया बीजेपी द्वारा। और राजकुमार सैनी के कारण ऐसा जाट वर्सेस नॉन जाट का वो हुआ कि प्रदेश के अंदर जो नॉन जाट है वो सरकार के साथ हो गए, यानी जाटों के खिलाफ हो गए। 2019 में बीजेपी उस इलेक्शन को जीत गई। अब ये एक ऐसा फार्मूला लगा बीजेपी को कि इससे बढ़िया इलेक्शन जीतने का कोई और है ही नहीं। और जाट वर्सेस नॉन जाट का फार्मूले से तो हरियाणा के अंदर तो 70% तो नॉन जाट हैं, 30% ही तो जाट हैं। तो उसमें जाटों के खिलाफ करके ना अगर 70% वोट मिलती हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो इससे बढ़िया तो कोई फार्मूला है नहीं। तो और ये जो अधिकारी हैं, आईपीएस लोग भी है, आईएएस लोग भी है, ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये जो फार्मूला है ये कभी भी बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं होने देगा। और इसीलिए आज हरियाणा के अंदर ये हालत हो चुकी है कि जो गैंग है या लॉबी हैं वो हर चीज़ में वही आगे रहते हैं, जो उनकी नहीं मानते उनको आई जी पूर्ण कुमार जी की तरह आत्महत्या करनी पड़ती है। और इसकी सिर्फ एक ये राजकुमार सैनी वाला या जाट आरक्षण वाला ही नहीं, कदम कदम पर यानी लगभग हर कुछ दिनों के बाद इसका उदाहरण भी मिलता दिखाई दे जाएगा आपको। अब पीछे से एक आपको पता हो हिसार के अंदर एक वाल्मीकि लड़का था, वो जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो छत से गिर गया या फिर किसी ने धक्का मार रही या कुछ भी था, तो उस लड़के की शायद मृत्यु हो गई। तो उसमें सरकार बैक फुट पे थी, लेकिन तभी सरकार ने उसको ये जाट वर्सेस नॉन जाट का कर दिया। और जो वो जाट हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हो, जो बीजेपी के साथ हैं, उनको भेज दिया। और उस मुद्दे को जो कि एक क्राइम का मुद्दा था, उस मुद्दे को जाट वर्सेस नॉन जाट में कर दिया। और ये कह दिया कि उसको धक्का देने वाला था वो जाट कम्युनिटी का था, और वो जाट वर्सेस नॉन जाट का हो गया। सरकार उस मामले में चली गई सेफ। अब बात अगर हम इसकी आईजी पूर्ण कुमार वाले मामले करें तो ये सीधा साधा एक प्रताड़ना का मामला था। जो लॉबी मैंने बताया कि जो लॉबी उसने कहा है, सिंगम ने बताया कि ये लॉबी, ये उसी लॉबी का मामला था। और उसी लॉबी से तंग आके ने वाईजी पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा था कि जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन्होंने जब सुसाइड की तो उसमें जो 14-15 जो IAS IPS थे उनके नाम लिखे गए, तो वो सरकार के आदमी थे, उनके ऊपर किसी भी रूप में कार्रवाई करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। और खासकर उसमें जो शत्रुजीत कपूर जो DGP का उनका नाम लिया गया था, या फिर जो शत्रुजीत कपूर जी के क्लोज थे रोहतक के नरेंद्र बिजारनिया जो SP आगर थे, उनका जो नाम आया, तो उससे सरकार ने इतनी जल्दी इसको जाट वर्सेस नॉन जाट में बदला। और एक वो ASI संदीप था, उसको उसकी सुसाइड के बदले में सुसाइड करवा देगा। अब ये देखिए आप, आज तक कभी सुना है कि सुसाइड के बदले में सुसाइड? और ये करवाई गई, उससे कैसे करवाई गई कि कई जगह सिद्ध होती है। ये सिर्फ पहली बात तो ये है कि उसने जो पूर्ण कुमार का नाम लिया है कि वो 50 करोड़ रुपए का जो एलिगेशन लगाया कि वो जो राविंदर जी था उसके मामले में 50 करोड़ लिए गए, यानी इधर से IG पूर्ण कुमार को भ्रष्टाचारी घोषित करवा दिया। और जिनके मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको क्लीन चिट दिलवा दी गई।
तो ये बात राव इंद्रजीत ने भी कही है कि मेरा नाम इसमें जानबूझ के बुलवाया गया है। बुलवाया गया का क्या तात्पर्य है कि उसको प्री प्लान, उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई कि तुमने मारना है और ये बोलना है, और उसको जाट वर्सेस नॉन जाट के एंगल में बदल दिया गया। जो एफआईआर उसके वाई पूर्ण कुमार जी की धर्मपत्नी अमनीत कुमार जी के ऊपर भी जो एफआईआर दर्ज की, इसमें ये समझ कोई भी आदमी समझ सकता है कि अगर उसने एलिगेशन लगाया था तो वाई पूर्ण कुमार जी के ऊपर लगाया था, तो उनकी मिसेज का कहाँ से नाम आ गया। तो उनकी मिसेज के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएगी तो उससे ये है कि कल को वो भी सरकार के लिए खतरा ना बने। तो सरकार की ये सोची समझी चाल है, सोची समझी प्लानिंग है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा भड़काओ और जो प्रॉब्लम है उनसे अपना निजात पाओ। तो अब इसमें दोस्तों ये सवाल आता है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है हरियाणा का, वो ये मानता है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले और इस प्लान को क्रिएट करने वाले भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो है राजेश खुल्लर जी। अब लोग इसको मानते हैं कि खुल्लर डॉक्ट्राइन, यानी कोई भी प्रदेश के सामने समस्या आओ, गंभीर समस्या आओ कानून व्यवस्था की या दूसरी तरह की आओ, तो उसको जो जाट वर्सेस नॉन जाट में बदल दो और अपने आप जनता अपने आप बढ़ती रहेगी, सरकार साफ बच जाएगी। और अब इसमें लोग ये कह रहे हैं कि जो राजेश खुल्लर जी है उन्होंने ये डॉक्ट्राइन क्रिएट तो किया है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन करने का जो इशारा किया या फिर आदेश किए, वो लोग ये कह रहे हैं कि उसमें हाथ है मनोहर लाल खट्टर जी का। यानी मनोहर लाल खट्टर जी के कहने से राजेश खुल्लर जी इस चीज़ को वो करने लग रहे हैं, ऐसा हरियाणा के बुद्धिजीवी लोगों का मानना है। हालांकि ये है या नहीं है, इसमें मेरी अपनी कोई दो राय नहीं है। किसी भी तरह का न तो मैं एलिगेशन राजेश खुल्लर जी पर लगा रहा हूँ न मनोहर लाल खट्टर जी पर, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं आप इंक्वायरी करवा सकते हैं कि ये खुल्लर डॉक्ट्राइन है कि हरियाणा में चर्चा का विषय बन चुका है कि इस चीज़ को जाट वर्सेस नॉन जाट को अगर कोई एग्जीक्यूट करने वाले तो वो राजेश खुल्लर जी, और ये प्रमाणित भी हो चुका है। जब ये संदीप वाल्मीकि जी गए थे उन्होंने तो इससे उन्होंने सवाल पूछा था सीएम नायब सैनी जी से, लेकिन नायब सैनी जी कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उससे पहले राजेश खुल्लर जी खड़े हो गए, ये बोले कि ये संभव नहीं है कि हम डीजीपी के खिलाफ कार्य करें। यानी उनकी इतनी ज़्यादा पावर है कि राजेश जो मुख्यमंत्री है उनसे पहले भी वो खड़े होकर न और वो कह के नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली है कि उनकी जो पावर है वो नायब सिंह सैनी जी से ज़्यादा है। तो वो किस बेस के ऊपर है, तो इसमें जो लोगों का जो डाउट है कि मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर है, तो ये तो सीधी बात है कि सुपर जो सीएम है वो ऑब्वियसली है भैया, तो मनोहर लाल खट्टर जी को कहिए या फिर उनको बैठाया गया राजेश खुल्लर जी को कहिए, जिसको भी कहिए। लेकिन ये है कि अब इस मामले में ये साबित हो चुका है कि नायब सिंह सैनी जी का क्या रोल है। बार बार उनको डमी सीएम कहना, तो ये तो उन्होंने जो खुद ही सिद्ध कर दिया, तो अब इससे ज़्यादा तो कुछ रहा भी नहीं, तो उससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब बेसिकली ये है कि इस मामले में, इस ट्रैप के मामले में नायब सिंह सैनी जी को लोग ये मानते हैं कि उनका कोई रोल नहीं है और वो इस मामले में क्लियर है। वो बस ठीक है, जेंटल आदमी है, लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, उनको काम करवाने की कोशिश करते हैं, यही बहुत है उनके लिए भी, जनता के लिए भी। लेकिन दोस्तों ये जो चर्चा का विषय बना हुआ, जिसकी तरफ इशारा उसने आशीष उर्फ जो सिंघम उसने किया है, ये सारी बातें अगर सच है और सच दिखाई भी दे रही हैं, कार्यशैली से भी दिखाई दे रहा है कि इस तरह का हरियाणा के अंदर एक जाल फैला दिया गया, एक ट्रैप में हरियाणा की जनता को एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया गया है कि लोग सिवाय जाट वर्सेस नॉन जाट के कुछ सोचते ही नहीं। और दोनों में अविश्वास की खाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे को शक की नज़रों से देखते हैं। भाईचारा खराब हो चुका है हरियाणा के अंदर। लेकिन ये सरकार के लिए तो फायदेमंद स्थिति है, लेकिन हरियाणा की जनता के लिए, समाज के लिए बिल्कुल भी फायदे की स्थिति नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो नॉन जाट सदियों से एक हुआ करते, भाइयों की तरह रहा करते, खेतों में काम किया करते, एक दूसरे का सहयोग किया करते, और जो नॉन जाट जो खेती बाड़ी किसानों के साथ लग के ना अपने बच्चों का पालन पोषण किया करते, अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते। कभी भी उनके दिल में ये नहीं आया कि ये अदर कास्ट से है, ये अदर कास्ट से, बिल्कुल एक परिवार के मेंबर की तरह रहा करते। तो अभी ये 10 साल के अंदर ही ऐसा क्या होगा कि समाज के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट की खाई इतनी गहरी होगी, लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे से नफरत करने लगे, अपनी बर्बादी का एक दूसरे को जिम्मेदार मानने लगे। तो दोस्तों ये है इस प्रदेश की पॉलिसी, और ये एक ऐसी सॉलिड पॉलिसी है कि जब तक बीजेपी इसको खेलती रहेगी, जब तक ये जाट और नॉन जाट दोनों को जब तक ये समझ में नहीं आएगी, तब तक तो हरियाणा की जनता का यही हाल रहेगा। आज 100 गैंग हैं तो कल को 200 गैंग हो जाएंगे। आज
छुप के पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं, तो उसके बाद फिर खुलेआम वो भी अपराधियों की तरह लूट खसोट करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर फिर इस तरह कोई जाट और नॉन जाट का बना के मुद्दा उसको खत्म कर दिया जाएगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी जो सोच है वो गलत है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने आप को करेक्ट भी कर सकता हूँ। तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, इतना लंबा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एक बार फिर से